हम एक सर्जरी करते हैं जिसको फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी कहते हैं। तो उसको फीमेल लुक सो मेल फेस को फीमेल बनाया जाता है। या आजकल लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड से भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि बीच में वो कैट आई वाला ट्रेंड आया था। आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो किसी ट्रेंड के कारण ये नहीं कर रहे, बिकॉज ट्रेंड का क्या है, वो तो 3 महीने में चेंज हो जाएगा, फिर वो बट ये आपकी रिवर्स कैट आई तो रह जाएगी। एक सक्सेसफुल डॉक्टर होना चाहते हैं या अगर एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर चलाना चाहते हैं तो 100 में से 1 से कम पेशेंट को रिवीजन लगना चाहिए। कॉमन सर्जरी है। आई हैव डन मोर देन 4000 ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज नाउ एंड इट इज अ वेरी सेफ सर्जरी। जो सेक्स चेंज सर्जरीज स्पेशली है ना, उसमें आई वुड से 90% पेरेंट्स ने उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला होगा। डॉटर या सन ने कुछ ऐसा सर्जरी करा जो माँ बाप को नहीं पता या हस्बैंड को वाइफ का नहीं पता, और बाद में वो आके आपसे पूछे कि भाई आपने कैसे कैसे कर दिया, ऐसा कभी हुआ है? डॉक्टर पराग तेलांग, हेलो। हेलो, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आज हम चाहते हैं कि आपके इस पॉडकास्ट पे, हमारे इस पॉडकास्ट पे आप बहुत सारे मिथ जो होते हैं, बहुत सारे जो सोच होती है, उसको भंग करें कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में, और बताएं कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है। आपके नाम के आगे इतने सारे डिग्रीज हैं, बाप रे, मैं डिग्रीज बोलने जाऊंगी तो मेरा आधा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा। मतलब कहाँ कहाँ से, लंदन, ये यहाँ वहाँ, यू डन लॉट्स ऑफ एज अ सर्जन, यू नो। सो एंड यू डन मोर देन 10,000 सक्सेसफुल cosmetic surgeries, right? That's correct, yeah. And you are famous, I think, all over Asia, the only one in Asia to do the ear reconstruction. Is it only in Asia? वो मुझे पता नहीं, बट ईयर रिकंस्ट्रक्शन इज अ वेरी चैलेंजिंग सर्जरी। बहुत वो कॉम्प्लेक्स रिब से आप निकालते हैं, हाँ, बताइए उसके बारे में बताइए। सो क्या होता है ना, कुछ बच्चों को जो बाहरी कान होता है वो एब्सेंट होता है बाय बर्थ। इस कंडीशन को माइक्रोशिया कहा जाता है। और जब कान एब्सेंट है तो आप समझिए बच्चे के लिए या माँ बाप के लिए बहुत वो स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई आर्टिफिशियल मटेरियल या आर्टिफिशियल इम्प्लांट उसमें सक्सेसफुल नहीं है। सो एक ही ऑप्शन होता है जिसमें हम रिब का एक पीस लेते हैं, अपनी जो फसलियाँ होती है, एंड उस रिब में से कार्टिलेज को सिलेक्ट करके अपोजिट कान के साइज़ का मेजरमेंट्स लेके उससे नया कान बनाते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कितने घंटे सर्जरी है। लगते हैं इस सर्जरी में? 4 से 5 घंटे लगते हैं आपको नॉर्मली। 2 जगह काटना पड़ता है, एक तो कान लगाने के लिए, एक फिर रिब पे एक भी रिब काटना के लिए, पड़ता है। यस यस। लेकिन रिब तो बोन होता है ना, कार्टिलेज कैसे हो गया? पार्ट ऑफ द रिब कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। जो फ्रंट का पार्ट होता है, जो पिछला पार्ट होता है वो बोन होता है। ओह, फॉर एवरीबॉडी और ओनली फॉर चिल्ड्रन? नो, फॉर एवरीबडी, बट एज वी एज उसमें बोन बढ़ते Stronger जाता होता है, है, अच्छा, स्ट्रॉन्गर अच्छा। होते जाता है। सो आइडियल एज होती है 10 से 15 साल। दिस इज द आइडियल उसके एज अंदर फॉर। आपको ऑपरेशन करना चाहिए। हाँ हाँ। इट्स कॉल्ड ईयर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। यस। आप सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर, सेक्स चेंज में भी आप पूरा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक करते हैं, इफ दिस ट्रांसजेंडर वांट्स टू लुक लाइक Of अ course. वुमन, और एनी अदर पर्सन हु इज अ मैन वांट्स टू लुक लाइक अ वुमन, और Yes. वुमन वांट्स टू लुक लाइक अ मैन, Yes. सो यू आल्सो डू सर्जरीज फॉर सेक्सुअल ऑर्गन्स? आई नो लॉन्गर डू सर्जरीज फॉर सेक्सुअल ऑर्गन। पहले मैं करता था, बट अभी मेरा फोकस फेस ट्रांसफॉर्मेशंस पे है। ओनली फेस एंड So, बॉडी? ओनली फेस एंड बॉडी। तो फेस में हम एक सर्जरी करते हैं जिसको फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी कहते हैं। तो उसको फीमेल लुक सो देते हैं। मेल फेस को फीमेल बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है, अगर हम मेल फेस के स्केलेटन को और फीमेल्स के फेस के स्केलेटन को स्टडी करेंगे ना, तो मेल के कुछ एरियाज बोन के प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे फोरहेड का ये बोन स्ट्रांग होता है, ये ब्राउ बोन स्ट्रांग होती है, फिर जॉ या चिन ब्रॉड होती है। सो उन एरियाज पे वर्क करके सर्जिकली उनको रिड्यूस किया जाता है, शेव किया जाता है, तो मतलब आप वहाँ पे भी reshape किया काटेंगे, जाता है। यहाँ पे भी काटेंगे उसको? नहीं, वो दिखता कुछ नहीं है। द इंसिजन इज इनसाइड द हेयर। बालों के अंदर से वो सर्जरी होती है, और जॉ की सर्जरी माउथ के अंदर से होती है, तो बाहर से कुछ नहीं दिखता है। तो लेकिन बोन को घसने के लिए तो आपको अंदर से काटेंगे फिर? हाँ, बट इट इज अंदर से, माउथ के अंदर से वो सर्जरी होती है ना, तो स्टिचेस अंदर आते हैं। सो बाहर से देखने वालों को जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, सर्जरी क्या हुई वो नहीं मगर अंदर तकलीफ तो इंसान को होती होगी बहुत। समझ। उसका रिकवरी टाइम अराउंड 2 से 3 हफ्ते होता है। बस? बट 2-3 हफ्ते बाद लोग तो ऑफिस जाना शुरू करते हैं, इतना वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड नोज वगैरह भी सब उसमें साथ में होता है? यस यस यस। आईज भी होते हैं अलग, Yes. औरतों से मर्दों के आईज? हाँ, आईज में क्या होता है, जो ये अपर बोन है ना, जिसको हम ब्राउ बोन कहते हैं, वो हेवी होता है मेल्स में। तो मेल्स की जो आंखें होती है वो अंदर होती है और छोटी दिखती है।
एंड फीमेल आइज आर स्लाइटली लार्जर एंड दे आर मोर विजिबल. नहीं, सो ऋतिक ये रोशन जब की आंखें तो कोई छोटी नहीं थी, बड़ी अच्छी आंखें उसकी, बड़ी बड़ी. सो वो सो उस बोन को शेव करके हम आंखों की साइज भी थोड़ी बड़ी कर सकते हैं या आंखों का शेप बड़ा कर सकते हैं. आईब्रोज भी बना सकते हैं. यस, आईब्रोज को लिफ्ट कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं. तो ये आप कितने सर्जरीज करते हैं ऐसे ही सेक्स चेंज और ट्रांसजेंडर्स की? अभी ये सर्जरीज एक्चुअली बहुत कॉमन हो गई है. मतलब हर महीने हम एटलीस्ट 3 या 4 करते हैं. बट व्हाई यू डोंट डू नाउ सेक्सुअल ऑर्गन? बिकॉज इफ अ पर्सन चेंजेस देयर सेक्स करेक्ट, एंड दे वांट, उनको वो चाहते हैं कि दे एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ बीइंग दैट करेक्ट, एंटिटी लाइक अ वुमन और अ मैन. तो फिर अगर सेक्स ऑर्गन्स का नहीं करेंगे तो कैसे, हाउ विल दैट बी नहीं बेनिफिशियल फॉर मैं देम? मतलब क्या है ना, सी प्लास्टिक सर्जरी इज अ ओशन. वो इतना बड़ा फील्ड है ना कि आप सब सर्जरीज में स्पेशलाइज नहीं कर सकते. सो एक टाइम आ जाता है कि आपको समझ में आता है आपको क्या अच्छा लगता है या क्या आपको कोर आपका क्या स्पेशलिटी है जिस पे आपको ध्यान देना है. एंड बाकी प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो सेक्स चेंज सर्जरीज करते हैं, तो पेशेंट्स You've वहाँ never done जाके कर sex change, सकते. you used to आई do. यूज टू डू, कुछ साल So पहले तक in मैं sex करता था. change, if there is a woman who wants to be a man, जी. where do you get the implant for the male organ? सो पहले तो जो इम्प्लांट होता है वो तो लास्ट स्टेप होती है. पहले तो वो ऑर्गन्स क्रिएट करने होते हैं. उसके लिए उनका ही स्किन या फ्लैश यूज करके वो ऑर्गन्स को बनाया जाता है. ऑफ कोर्स दीज ऑर्गन्स मगर इंटरनल नहीं बना सकते, यूट्रस नहीं इंटरनल बना. नहीं बना सकते. मैं वही कहने होता, ये ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर ओनली फॉर कॉस्मेसिस. हाँ. वो दिखेंगे नॉर्मल सेक्सुअल ऑर्गन्स की But तरह. you can't use them as a यू कैन यूज देम, बट उससे आपको मतलब बच्चा वगैरह नहीं होगा. देर इज नो प्रोक्रिएशन. biologically it will not work. Biology, Cosmetic. correct. They are only for cosmetic purpose. And even breast implants, जो that is also it Breast can be implant done. तो बहुत कॉमन सर्जरी है. आई हैव डन मोर देन 4,000 ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज नाउ एंड इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी. मतलब पहले जो लोगों के मन में मिथ होता था कि इम्प्लांट मतलब बहुत कुछ बड़ा है या उससे कोई ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, या ऐसे जो लोगों के मन में मिथ्स होते हैं ना, दे आर ओनली मिथ्स, दे आर नॉट द रियलिटी. अभी जो इम्प्लांट्स अवेलेबल है ना, दे आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स. उनको 5th जनरेशन ऑफ इम्प्लांट्स कहा जाता है एंड दे आर परमानेंट. मतलब एक बार वो सर्जरी अगर कर ली तो वो पूरी ज़िंदगी उसको चेंज नहीं करना पड़ता है, बदलना लीक नहीं वीक नहीं पड़ता करते, है. हमने सुना है लीक हो जाते हैं नहीं, लीक और वो कर ही श्रिंक नहीं हो सकते जाते हैं. बिकॉज उसमें ना लिक्विड कुछ है ही नहीं, वो तो जेल है अंदर उसके. सो लीकेज का इशू इन जनरेशन ऑफ इम्प्लांट्स में तो बिल्कुल नहीं होता. एंड प्लस अभी अलग अलग शेप्स में इम्प्लांट होते हैं. राउंड शेप होता है, एक टीयर ड्रॉप शेप होता है. सो You can choose what shape you want your ऑफ breast to कोर्स, be. यस वाह. यस, ऑफ कोर्स. मतलब भगवान ने आपको, अगर आपकी चॉइस के ब्रेस्ट नहीं दिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं. Why बट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ऑल्सो हेल्प्स पीपल विथ जो ब्रेस्ट कैंसर से जिनको अपना ब्रेस्ट निकालना पड़ा ऑफ हो, कोर्स, ऑफ कोर्स. तो वो भी वो आप करते हैं या हाँ, मैं करता हूँ. तो उसमें अगेन 2-3 ऑप्शंस होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है ना, वो ऊपर की स्किन को भी इन्वॉल्व करता है. काफी गड्ढा जैसा हो जाता हाँ, है. सो अगर वो स्किन और या मसल भी निकालना पड़ा तो फिर टमी के फ्लैश से या बैक के फ्लैश से वो भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है. एंड अगर साइज की ज़रूरत है तो सिलिकॉन इम्प्लांट कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शन है. सो मतलब विदाउट पुटिंग सिलिकॉन, आप सिलिकॉन डाले बगैर भी ब्रेस्ट कर के सकते हैं, yes, कंस्ट्रक्ट. yes. बट यू वो आप सिर्फ उसमें करते हैं जिसका कैंसर हुआ होगा या ब्रेस्ट कैंसर हुआ, उन्हीं के लिए करते उन्हीं हैं. के बाकी नॉर्मल इंसान बोले कि नहीं भाई मेरा तो ये बहुत भारी है, इसमें से निकाल के आप ऊपर लगा दो तो. सो उसको उसमें है एक ऑप्शन जिसको फैट ग्राफ्टिंग कहा जाता है. सो फैट ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो अनवांटेड फैट हो, टमी हो, थाइज या कोई एरिया से, वो फैट को लिया जाता है. उसको प्यूरिफाई करके जो प्यूरिफाइड फैट होता है उसको ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं फॉर एनहांसमेंट. मतलब ब्राउन फैट वाइट फैट के जो फर्क होता है हाँ, उसका. वो प्यूरिफाई किया जाता है. बट देन जो फैट ग्राफ्टिंग होता है वो उतना परमानेंट नहीं है जितना सिलिकॉन इम्प्लांट है. तो कभी कभी 4 साल 5 साल के बाद धीरे धीरे वो फैट अपनी बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. एंड कभी फिर से करना पड़ता है. क्योंकि जो लोअर रीजन में है ज़्यादातर सेल्यूलाइट होता है, करेक्ट. तो वो फैट नहीं काम आता है. नहीं, उसको जब हम निकालते हैं ना लाइपोसक्शन से, तो उसमें फाइब्रस टिश्यू होता है, इम्प्यूरिटीज़ होते हैं मतलब, तो उनको फिल्टर किया जाता है, वॉश किया जाता है, एंटीबायोटिक से उसको मिक्स किया जाता है. एंड अल्टीमेटली जो मिलता है उसको प्यूरिफाइड फैट कहते हैं.
ये प्यूरिफाइड फैट को हम यूज़ कर तो सकते ये वाइट कलर होता है या ब्राउन कलर होता है? हैं. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द कलर ऑफ योर सोफा. अच्छा. I'm sitting on purified fat colored sofa. Yeah. हाउ मच टाइम डज ये कितना है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपको लाइपोसक्शन करना पड़ता है, फिर आप इसका फैट को प्योरीफाई करते हैं, तो ये पहले लाइपोसक्शन करके आप फैट स्टोर कर लेते हैं? नहीं, स्टोर नहीं, ऑन द स्पॉट, देयर इज नो स्टोरेज. ओके. मुझे मुझे लगा कि आप पहले कलेक्ट कर लिया भैया बॉटल में, अब इसका अचार डालेंगे. सॉरी. एंड देन दे विल कॉल द पेशेंट अगेन फॉर नहीं ट्रांसप्लांट. नहीं, एक ही स्टेप होती है. फैट को रिमूव करके प्रोसेस करके री इंजेक्ट करना एक सिंगल प्रोसेस होता है. कितने घंटे में होता है? 1.5-2 घंटे का ये टोटल प्रोसीजर है. एंड मोर और लेस ये डिवाइसेस अभी आजकल इतने कन्वीनियंट है, इतने सेफ हैं कि ये डे केयर सर्जरी की तरह है. आप सुबह करवा के शाम को तो घर जा सकते हैं. लाइपोसक्शन भी, और ये इन बिकॉज यू जस्ट इंजेक्टिंग द करेक्ट, फैट. इट इज जस्ट इंजेक्शन. उसमें कोई कटिंग नहीं है, कोई स्टिचेस नहीं है, निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है. और वो भी उसी, अगर वही तभी अगर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से आपका कोई गड्ढा नहीं हुआ हो, गड्ढा हुआ तो उसका स्किन भी आप रिप्लांट रिकंस्ट्रक्ट कर करते हैं. सकते. आपको क्या लगता है कि ये ऑगमेंटेशन, कॉस्मेटिक सर्जरी, ये मेडिकल रीजन से जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, यू थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट शुड बी डन इफ यू पर्सन फील लाइक, एंड हाउ डज इट इमोशनली अफेक्ट समबडी? Yes, it is definitely a very important aspect of a person's life. आप समझिए, for example, there is a girl who say of a marriageable age, and because of her being overweight, she is not getting a proper match for her wedding. So what is wrong in if she chooses to get that fat removed? उसमें कोई गलत तो कोई चीज़ नहीं है. ऑफ कोर्स सबके फीचर सेम नहीं है, सबको ऊपर वाले ने सेम चीज़ें तो दी नहीं है. तो अगर किसी की नोज़ में कोई चीज़ें हैं जो करेक्ट करने जैसी हो, या बॉडी में कोई चीज़ें जिससे उनको कोई कॉम्प्लेक्स लगता हो, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई रॉन्ग चीज़ है. हम कोई उसमें गलत चीज़ तो नहीं कर रहे. ऑल दीज सर्जरीज आर वेरी साइंटिफिक. इसके पीछे लास्ट Research है बहुत. 45-50 ईयर्स का रिसर्च है. सो ये सारी सर्जरीज अब इस लेवल तक पहुंच गई है वेयर ईच एंड एवरी सर्जरी इज सक्सेसफुल, ईच एंड एवरी सर्जरी इज, यू कैन से, लाइफ चेंजिंग. एंड आई हैव माई सेल्फ विटनेस कि लोगों में इतना चेंज आता है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आता है. जो पेशेंट पहले आते हैं ऑपरेशन के, बेचारे एकदम शांत होते हैं, देयर कॉन्फिडेंस इज़ लो, एंड देन पोस्ट सर्जरी जिस टाइप से वो कपड़े पहनते हैं, या ओवरऑल कॉन्फिडेंस चेंज होता है. इट इज़ रियली समथिंग मतलब विच इज़ ना ही नॉट ओनली इज इट एनहांसिंग द योर लुक, बट इट्स आल्सो एनहांसिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. तो ऐसा पहले सुना था, आई थिंक इट वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, किरण कुमार जी's ब्रदर who died on the operation table because he went for this liposuction. ऐसा कैसे हो सकता है? सो पहले ज़माने में जो लाइपोसक्शन हुआ करता था ना, 15 साल 20 साल पहले, वो काफ़ी क्रूड था. इन द सेंस कि उसमें बड़े इंसिजन्स लिए जाते थे, एंड जो ट्यूब्स बैक एंड फोर्थ मूव किए जाते हैं ना उसमें सक्शन नाली करने के नाली लिए, जैसे बन जाते थे बॉडी हाँ, के वो ऊपर. काफ़ी बड़े साइज के ट्यूब्स होते थे. सो उसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिनमें जो फैट सक्शन आउट हो रहा है वो अगर किसी ब्लड वेसल में एंटर हो जाता है तो वो ब्रेन में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है. दैट इज कॉल्ड एज फैट एम्बोलिज्म. बट अभी जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होते हैं उसमें वी यूज़ अल्ट्रासोनिक एनर्जी. अल्ट्रासोनिक एनर्जी से फैट को पहले पिघलाया जाता है, तो उसमें कोई क्लम्पीनेस नहीं है, उसमें कोई नोड्यूल्स नहीं है या लम्प्स नहीं है. तो जो फैट है वो एकदम वाटर की तरह होता है, तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो गया, तो कहीं एम्बोलिज्म नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है. अच्छा, तो आप सिंह सो ये सर्जरीज एकदम 100% सेफ हो गई हैं. लेकिन जब भी आप लाइपोसक्शन करते हैं डॉग, तो उसमें आपकी फैट के अलावा ब्लड भी निकलता है और बहुत सारा प्लाज्मा, बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स निकलते हैं. उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है? आपको लगता है उससे कोई वीकनेस होता है? वीकनेस मतलब देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सेफ लिमिट. एक पर्सन की अगर वेट 60 kg है तो उनके 10% ऑफ बॉडी वेट हम एक टाइम पे फैट निकालते हैं. नॉट द फैट परसेंटेज, नॉट द 10% ऑफ ऑफ द द बॉडी बॉडी वेट. वेट. सो 60 kg के पर्सन के लिए समझे 6 kg, दैट इज द जनरल रेशो. सो फॉर अ ओवरवेट पर्सन हु इज टिपिकली बिटवीन 75-80, अराउंड 7-8 किलो 10 किलो तक मैक्सिमम निकाला जाता है. सो ये निकालने के बाद जो रिप्लेनिशमेंट है बॉडी के एनर्जी लेवल का, वाटर, विटामिन, सब प्री सर्जरी लेवल आने के लिए 3 दिन लगते हैं.
सो 2-3 दिन पेशेंट्स को अपने खुद को हाइड्रेट बराबर से करना होता है. दे हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, कोकोनट वाटर, सूप्स ऐसे. उसी में हो जाता है एंड 2-3 दिन में दे आर बैक टू नॉर्मल. दे हैव टू रेस्ट फॉर 3-4 days. सो आप मुझे बताइए, आप जैसे कभी किसी का सर्जरी करते हैं तो पहली बात तो 2 सवाल है इसमें कि लोग छुपाते क्यों हैं. सेकेंडली, जो आपके सर्जरी का तो आपके बीच कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत होता है. जी जी. ऐसा कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने सर्जरी कराया, आप उनके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं बताते अगर वो पूछते हैं. करेक्ट. अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मत correct, बताइए. correct. तो एक तो लोग छुपाते क्यों हैं, और किस हद तक आप कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप है आपका पेशेंट्स के साथ. सो लेट अस आंसर द फर्स्ट कि लोग छुपाते क्यों है. वो लोग छुपाते इसलिए हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी इज स्टिल एसोसिएटेड विथ लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड इट. एंड लोग चाहते नहीं कि किसी को पता चले. अब ये पता नहीं चलने वाली बात भी ऐसी है कि उसमें अवेयरनेस अभी काफ़ी बढ़ रहा है लोगों में. लोग काफ़ी ओपनली अभी डिस्कस करते हैं आपकी कि बॉडी मैंने आप जो करना कि चाहें मैंने नोज की सर्जरी की, उसमें कोई रॉन्ग थोड़ी है. वो तो लोग बताते हैं. बट कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी हो या बॉडी की, वो थोड़ी सी प्राइवेट सर्जरीज होती है, तो वो एक दूसरे को उतना लोग बताते नहीं है. थिंग्स आर चेंजिंग. जैसे वेस्ट में तो ओपनली लोग फ्लॉन्ट करते हैं, बताते नहीं. जो वो फ्लॉन्ट करते हैं कि आई गॉट मैंने ये दिस सर्जरी डन की एंड है. आई गॉट माय बट सर्जरी एंड आई सो गॉट. शायद वो फेज अगले 5-10 साल में आएगा इंडिया में भी. 5-10 साल में. हाँ, मुझे लगता है. बट अभी के लिए लोग काफ़ी ओपन तो हो रहे हैं. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब वो ऐसी चीज़ है कि वो हम एक दूसरे की किसी को कभी बता नहीं सकते. क्लोज फैमिली मेम्बर हो तो पेशेंट खुद भी तो बता सकता है, उसमें डॉक्टर का कोई बताने की ज़रूरत नहीं है. बट कभी कभी कुछ इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो अंडर एज है, 16 ईयर, 18 ईयर, 17 दे ईयर. वांट सर्जरी. दे वांट टू कम फॉर सर्जरी. तो Then you- उनकी तो सर्जरी हम नहीं कर सकते. एंड फिर ऐसे केस में वी हैव टू इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स कि तो 16 साल की अगर पेरेंट्स की राय हो तो आप कर सकते हैं. इज दैट अलाउड? बिकॉज़ दे आर नॉट एडल्ट्स. the guardians and their parents can give consent for them. बट आई विल नॉट रिकमेंड इट. इतना कोई इमरजेंसी तो कोई सर्जरी होती नहीं है. कुछ साल रुक के अनलेस नाक टेढ़ी हो और वो दूसरा लिप, क्या बोलते हैं, क्लिप लिप होता है, वो भी करते हैं. हाँ, वो करते हैं. yes. आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ का कॉस्मेटिक ऑगमेंटेशन किया है या सर्जरीज किया है. उनका अप्रोच क्या रहता है? जैसे हमने कहा लोग डरते हैं, ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ बताते नहीं हैं बहुत सारे, दिखता है लेकिन हमको. तो उनका भी अप्रोच यही रहता है कि नहीं नहीं मत बताओ. या एंड ऑल्सो जब वो आपके पास आते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर अप्रोच और एक कॉमन पर्सन जो आता है? अप्रोच इन द सेंस, जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो ऑलरेडी रिसर्च करके आते हैं. तो जब वो आते आजकल तो डॉक्टर साहब नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो गूगल डॉक्टर बन के जाते हैं सब. सही बात. सो उनको ऑलरेडी पता है कि इनके पास ये सर्जरी मुझे करनी है. सो उनका मीनिंग डिस्कशन इज अबाउट द रिजल्ट मोर देन process. द प्रोसेस. ऑफ कोर्स उनके लिए थोड़ा सा हम उनको ऐसे टाइम पे बुलाते हैं जब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो. बिकॉज बुर्खा पहन के आते हैं. सो हाँ, बुर्खा पहन के आते हैं. हाँ बोले. एंड थोड़ा सा उनको प्राइवेसी का इश्यूज रहते हैं. तो वी हैव टू समटाइम्स कॉल देम अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, जब बाकी कोई पेशेंट्स नहीं रहे. बट ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट. बट काफ़ी लोग करवाते हैं सर्जरीज. एंड मुझे लगता है कि इंडियन डॉक्टर्स की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, इट इज़ एट पार विथ एनीवेयर एल्स Yes, इन द people वर्ल्ड. come from all over the world. यहाँ पे अपने मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं उसको. करेक्ट. काफ़ी पैसे भी हमारे देश कमाता है इसकी वजह से. Yes. करेक्ट. सो करवाते हैं लोग. आपके पास कोई आता है सर्जरी के लिए, तो उस सर्जरी का कंसल्टेशन से लेकर उस प्रोसीजर का सब पूरा होने तक क्या टाइम स्पेंड होता है? मतलब अगर समझो आज मैं आपके पास आई और मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे अपने नाक ठीक करनी है, तो आप पहले तो कंसल्ट करेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेशन पे जाएंगे. मतलब डू यू काउंसिल द पेशेंट कि भाई मत करो, तुम्हारी तो अच्छी खासी नाक है, या ऐसा करते हैं आप? हाँ बताइए. हाँ, मैं तो काफ़ी लोगों को वापस भेजते रहता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं, मत कराइए. तो कई लोग तो मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं कि हम तो आए हैं करने के लिए, आप मना और कर रहे किसी और के पास चले जाते हैं. हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोफेशन है, आई एम नॉट इन दिस प्रोफेशन टू सेल एनीथिंग. मैं यहाँ कुछ बेचने के लिए तो बैठा नहीं हूँ.
तो अगर आपको ज़रूरत है तो मैं क्यों ना बोलूँगा, बट देर इज़ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड दिस। तो अगर किसी का मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, या आजकल लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड से भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, कि बीच में वो कैट आई वाला ट्रेंड आया था, या आईब्रो फिर की होठ शेप को का आया था, सुझा लिप देते का। हैं। हाँ। सो आई ट्राई टू मेक श्योर कि वो किसी ट्रेंड के कारण ये नहीं कर रहे, बिकॉज ट्रेंड का क्या है, वो तो 3 महीने में चेंज हो जाएगा, फिर वो बट ये आपकी रिवर्स नहीं हो कैट आए सकता। तो रह जाएगी। सो वो थोड़ा सा काउंसिल करना ज़रूरी होता है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है एज अ कॉस्मेटिक सर्जन। अगर किसी का मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत अनरियलिस्टिक है, जो हम वो कर नहीं पाएंगे, या वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, सो ये बेटर है कि पहले उनको बोल दें कि ये आप जो चाह रहे हैं, ये किताबों में ठीक है, या कंप्यूटर में जो इमेजेस हम एडिट करते हैं, उतनी आसान सर्जरी तो नहीं है। उसमें आपका सूचर लाइन कैसे हील होगा, आपके स्टिचेस के निशान कैसे हील होंगे, वो डिपेंड करता है पेशेंट फैक्टर्स के ऊपर भी। हाँ, सबके अलग अलग स्किन भी सबके होते अलग हैं। अलग स्किन टाइप किसी का होती बहुत है। सेंसिटिव है तो लाल लाल हो जाएगा। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सबका जेनेटिक मेकअप अलग है, सो सबके रिजल्ट सेम नहीं होते। तो आप ऐसे किसी फोटोज़ पे मत जाइए कि मुझे इनके जैसा दिखना है। कोई फोटोज़ लेके आते हैं ना लोग सेलिब्रिटी के, कि मुझे बस इनके जैसा फेस चाहिए। अब उनका बोन का स्ट्रक्चर, मसल का, स्किन का टाइप अलग है, आपका अलग है, तो वो सब में तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अगर कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, तो मैं उनको फिर थोड़ा सा स्लो पेस पे रखता हूँ। उनको मैं बोलता हूँ कि आप पहले समझ लीजिए प्रोसेस को, आप चाहिए तो 1 महीने बाद फिर से आइए। सो मैं कभी कभी फिर दो वो तीन इंसिस्ट बार करे। अच्छा, 2-3 बार उनको दो बुलाते तीन हैं। बार बुलाता हूँ मैं कंसल्टेशन के लिए। एंड आई थिंक ये टू वे स्ट्रीट है। जब तक दोनों राजी नहीं होते हैं ये प्रोसेस के लिए, तब तक वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन आप वो एक्सपेक्टेशंस के पीछे अगर उसको करने जाएंगे, सो वो 100% श्योर है कि नो बडी इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। सो वो एक्सपेक्टेशंस को हैंडल करना। तो ऐसा भी कभी हुआ है कि इट्स नॉट एस्थेटिक, और किसी ने आपसे कहा है कुछ करने के लिए, तो एस्थेटिकली इट्स नॉट करेक्ट, लाइक यू फील दैट अरे भाई ये इतना पॉइंटेड नोज मैं आपको दूंगा, लेकिन वो एस्थेटिकली आपके फेस पे नहीं अच्छा लगेगा। करेक्ट। तो ऐसे आप मना पाते हैं, उनको समझा पाते हैं? मैं ट्राई तो ज़रूर फिर करता हूँ। करते हैं आप वो सर्जरी अगर उनको लगे नहीं? मैं मतलब मेरी तरफ से कन्विंस करने की बहुत और कोशिश नहीं करता हुए हूँ। तो? नहीं हुए तो फिर हमको बहुत डिटेल कंसेंट लेना पड़ता है, कभी कभी वीडियो कंसेंट लेना पड़ता है, कि लोग तो बाद में मुकर जा हाँ, सकते हैं। आपने मेरी नाक बहुत लंबी कर दी, आपने सो बहुत चपटी कर दी। सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, कि ये चीज़ें 1 2 3 4 हमने आपको एक्सप्लेन की है। एंड सी बियॉन्ड 18 अगर आप देखेंगे तो एनीबडी हैज़ द कैपेसिटी टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Yeah, and the agency over their own body. जी, and they once they take a informed decision, then that person is also responsible for his or her actions. तो वो बाद में आके ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने तो आपने कर चाहा इसलिए वो किया है, बट वो बेटर है कि नहीं करें। नहीं करें, और आप दूसरे के पास ढकेल देते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आप उनसे। बट टेल मी वन थिंग, ऐसा कभी हुआ है कि कोई हस्बैंड ने या कोई वाइफ ने या कोई बच्ची ने, मतलब डॉटर या सन ने कुछ ऐसा सर्जरी करा जो माँ बाप को नहीं पता या हस्बैंड को, वाइफ का नहीं पता, और बाद में वो आके आपसे पूछे कि भाई आपने कैसे कैसे कर दिया? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? होता है, कुछ बार ऐसा हुआ है, बट देखिए कैसा है ना, कि मैं पेरेंट्स को भी वही बोलता हूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 18 आप ये समझिए कि आपका बच्चा जैसे वोट करने जब जाएगा, आपको पूछ के तो नहीं जाएगा, वैसे वो कोई प्रोसीजर के लिए आएगा, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको पूछना। अब ये आपके रिलेशनशिप के ऊपर है कि आपके बीच में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, या आप दूसरे लेकिन उस बीच में आप पिस जाएंगे तो? अब बाल कभी तो ऐसे कोई लीगल बाल प्रॉब्लम? ऐसे तो सफ़ेद होते नहीं ऊपर। कभी कोई बट लीगल प्रॉब्लम हुआ है इसकी वजह से? नहीं। लीगल प्रॉब्लम अभी तक तो टचवुड नहीं हुआ है, लेकिन एज आई सेड इसमें एडल्ट होना बहुत ज़रूरी। इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट तो बहुत हो जाता है। एज डॉक्टर्स हम जो बोलते हैं कि आप पेशेंट्स के साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए, बट वो हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज सबके लिए वो अलग अलग जर्नी होती है। एंड कभी कभी पेरेंट्स बच्चों की बात समझते नहीं है। दैट स्पेशली इज़ ट्रू फॉर सेक्स चेंज सर्जरीज। आप समझिए जो, That's why I asked you this हाँ, question. जो पेरेंट का चाइल्ड एक लड़के की तरह समझिए ग्रो हुआ है टिल द एज ऑफ 20, और 20 ईयर्स का सन आपको आके बोले कि मैं डॉटर होना चाहता हूँ, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर द पेरेंट टू एक्सेप्ट। सो फिर बिना बोले आके करा लिया तो फिर?
So नहीं, they can see, as I said, legally they can give consent for that, though it is not a ideal scenario. Ideally तो आप चाहते नहीं कि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई ये सर्जरीज कराए, बट जो सेक्स चेंज सर्जरीज स्पेशली है ना, उसमें आई वुड से 90% पेरेंट्स ने उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला हुआ है। तो हाँ, वो मैंने क्या भी करेंगे, देखी है। उनके पास ऑप्शन भी तो कोई नहीं रहता है, तो आते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कभी कोई एनजीओ कंपनी वगैरह उनको हेल्प करती है उनके साथ। तो ये चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। बट डॉक्टर साहब, आई एम एन एडवोकेट ऑल्सो, आपको पता है। तो मैं ऐसे 2 केसेस लड़ रही हूँ। एक में 6 ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके खिलाफ पुलिस का केस है, और एक में एक सिंगल ट्रांसजेंडर लेडी है, और उसको उसने कंप्लेन किया है ऑफ रेप। सो मैं उनसे जब बातें कर रही थी तो वो बोल रहे थे कि वो पैसे जमा कर रहे हैं अपने आप को करेक्ट, सेक्स चेंज करने के लिए। जी। तो कितने खर्चे होते हैं इस पैसे, कितने पैसे लगते हैं इसमें एक? खर्चे नॉर्मली इट्स अ स्टेज सर्जरी, एक सिंगल सर्जरी होती नहीं है, एक एक स्टेज की वो सर्जरी होती है। पहले फेस का करेंगे, हाँ, फिर फेस ब्रेस्ट की का अलग करेंगे। होती है, ब्रेस्ट की अलग होती है, बट रफली 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में हर सर्जरी की कॉस्ट होती है। टोटल ट्रांजिशन अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 लाख आई थिंक इज द टोटल एक्सपेंस। एंड हर एक में डाउन टाइम होगा कि भाई हर एक अभी में डाउन, सर्जरी हुआ तो यस इतने दिन यस, आप इसके बीच में हम ऑफकोर्स नहीं कर ऑफकोर्स, सब सकते। में रिकवरी टाइम है, डाउन टाइम है, स्टिचेस हील होने चाहिए, सब चीज़ बराबर से होना चाहिए। कभी आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसको आपको लगता है कि अच्छा खासा ठीक ठाक है दिखने में, लेकिन लोगों ने उसके दिमाग में डाल दिया तू काली है, या तू नाटी है, या तू तू बहुत मतलब तेरा फेस बहुत चपटा है, जी और वो इमोशनली डिस्टर्ब होके वो सर्जरी कर, ऐसे जी, आए हैं? आते हैं, बहुत बार आते हैं। एंड मैं उनको वही बोलता हूँ कि देखिए, आप अगर एक कार खरीदने जाएंगे और आपके मन में है कि मुझे ये कार लेनी है, बट आपके नेबर बोलेंगे अरे ये क्या कार है, मेरे पास तो उससे बेटर है, या बाजू वाले की देखो कि, सो वो आपके ऊपर है, आप दूसरों की बातों से कितना अफेक्ट होंगे। एंड आपको खुद के लिए ही वो डिसीजन लेना होता है, आप दूसरों की बातों पे कितना ये करेंगे, थोड़ा सा सही। काउंसलिंग करना आई लाइक पड़ता है। दैट कार वाला एग्जाम्पल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया आप 10,000 से ऊपर सर्जरीज किए हैं, कभी कोई सर्जरी आपकी मतलब इट इज़ नॉट गिविंग द रिजल्ट्स, आपको पता है कि गलत हुआ है, ऐसा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसका क्या रिpercussion हुआ है? नहीं, होता ज़रूर है, क्योंकि एज आई सेड ना, ये सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होती कोई भी सर्जरी की। जो सक्सेस है वो डॉक्टर, पेशेंट, उनका उस टाइम का मेंटल माइंडसेट, उनकी फिजिकल हेल्थ, ये सभी चीज़ें मायने रखती है। इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई सर्जरी अगर करने के बाद अगर पेशेंट खुश नहीं है या अगर डॉक्टर खुश नहीं है, तो हम एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करते हैं कि ओके, हमने ये कर तो लिया, लेकिन हमको जो चाहिए था वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाकी रह गया, या इसमें लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कभी जब रिवीजन सर्जरी लगती है, तो एज अ डॉक्टर मैं किसी पेशेंट को चार्ज नहीं करता हूँ, या मैं उनको कोई एडिशनल पेमेंट करने को नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो जो चाहते थे उनका तो उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। सो इट इज़ बेटर कि आप एनालाइज करें, अगर ज़रूरत लगा तो आप किसी दूसरे एक्सपर्ट की राय लें कि इससे बेटर और कुछ करने जैसा है, बिकॉज पेशेंट का वेल बीइंग हैज़ टू बी योर अल्टीमेट गोल। आप ऐसे तो चाहते नहीं कि पेशेंट जो आपके पास आए वो दुखी होके जाए या वो अनसेटिस्फाइड हो। सो आपको थोड़ा सा इमोशनली स्टेप बैक भी करना पड़ता है कभी, एंड उनकी बात भी समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप खुद की बात ही करेक्ट है ऐसे बोलते रहो। सो थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ता है। कभी कभी रिविजनल सर्जरीज लगती है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि रिविजन सर्जरी लगने का जो रेट है दैट हैज़ टू बी लेस देन 1%। अगर आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर होना चाहते हैं, या अगर एक सक्सेसफुल कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर चलाना चाहते हैं, तो 100 में से 1 से कम पेशेंट को रिवीजन लगना चाहिए। दैट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ अ गुड सक्सेसफुल सर्जन। और अ गुड सर्जन। 1% तो हो सकता है, बट देन उसके लिए भी रिविजनल सर्जरीज ये ऑप्शन तो रहता है। अगर नहीं कर पाते रिवीजन, ऐसा हो गया कि इतना बुरी तरह से बिगड़ गया है काम, तो फिर क्या करते हैं? ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑप्शन तो निकलता है। कभी कभी मल्टीपल स्टेजेस में करना पड़ता है, कभी कभी स्किन रेडी नहीं होती है, या कभी स्कारिंग इतना हो चुका होता है कि टिश्यूज़ उतने मोल्डेबल नहीं है या उतने लचीले नहीं है।
तो स्टेज्ड प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि रोड पूरा ही बंद हो जाए, कुछ डाइवर्जेंस लेके कहीं ना कहीं से निकलना पड़ता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? आई मीन इफ यू मेस अप इन अ सर्जरी, इमोशनल साइड इफेक्ट तो है, फिर जी, आपने जैसे कहा पैसा आप नहीं चार्ज कर करेक्ट सकते, करेक्ट। करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या साइड इफेक्ट होगा? वो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा, जा सकते हैं। एंड देन डू यू हैंड होल्ड देम, मतलब आप ऑफ उनके कोर्स साथ? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द पेशेंट। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो आपको उनको थोड़ा सा और जेंटली टेंडरली वो समझाना पड़ता है कि आप मायूस नहीं होइए, ये आपकी फर्स्ट स्टेप हुई है, आपको फ्यूचर में और एक सर्जरी करके आपको फाइनल रिजल्ट मिल सकता है। या अगर किसी को कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आई समटाइम्स टेल द रिलेटिव्स कि आप उनको थोड़ा रुकिए 2-3 महीने, कुछ काउंसलिंग सेशंस करने दीजिए। बिकॉज सेम डॉक्टर का काउंसिल करना जिनसे सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है मे नॉट बिकॉज वो वर्क। ऑब्वियसली उस टाइम नाराज होते हैं, दे डोंट, दे ब्लॉक, देयर माइंड इज ब्लॉक। करेक्ट। सो इट इज़ समटाइम्स बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प कि ये साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, ये प्रोफेशनल है, तो उनको पता होता है किस तरह से किसी को डिप्रेशन के लिए ट्रीट करें या उनको वो डिप्रेशन से बाहर कैसे निकालें। बट डिप्रेशन एक स्पेक्ट्रम है और अदर स्पेक्ट्रम होता है एग्रेसिवनेस। कुछ लोग बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो एग्रेसिव लोगों को भी थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ता है। सो एज अ प्लास्टिक सर्जन अलॉन्ग विथ सर्जरी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्लेज अ बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जो कर वजह होती है करने की प्लास्टिसिटी, बिकॉज उनको अपने अंदर कुछ कमी लगती है या कुछ, एब्सोल्युटली, तो यस ऑब्वियसली यस दे यस ऑलरेडी इमोशनली। यस। बट देर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD। अब ये बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर नेवर हैप्पी विद देयर बॉडी। Yeah, they've got this सो inside. दे They मे हैव they don't love हाँ, दे themselves डोंट basically. लव देमसेल्फ। सो उनकी नोज अच्छी हो, उनकी बॉडी अच्छी हो, फिर भी नुक्स ढूंढते रहते हैं। हाँ नुक्स ढूंढते रहते हैं। सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज BDD का ट्रीटमेंट इज साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर कोई पेशेंट प्लास्टिक सर्जरी को एक शॉर्टकट की तरह देख रहा है कि मैं ये प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू कर लूँगा और फिर मैं खुश हो जाऊँगा, वो होता नहीं कभी है। नहीं होता है। So, as a plastic surgeon, since training we are trained to identify patients जिनको ये body dysmorphic disorder है, एंड ऐसे पेशेंट्स प्लास्टिक सर्जरी कैंडिडेट्स है ही नहीं, तो आप उन पे कोई सर्जरी कर ही नहीं सकते। उनको काउंसलिंग और साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप लोगों के रेगुलेटरी, एक तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जी। होता है, इज दैट द रेगुलेटरी बॉडी? अभी तो NMC बन गया है, नेशनल मेडिकल कमीशन, दैट इज़ द ऑल इंडिया लेवल ऑल्सो फॉर कमीशन प्लास्टिक सर्जन्स? also for plastic surgeons, and state level पे there is Maharashtra Medical Council, MMC। तो अगर किसी को कंप्लेन करना हो, किसी डॉक्टर, आई एम नॉट सेइंग, आपने तो टच वुड, आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग बैड फ्रॉम यू, अबाउट यू, फ्रॉम माय फ्रेंड्स और अदर पीपल, बट अगर ऐसा कुछ मैसअप हुआ, जैसे किसी ने बोला कि भाई मैं ये करके दूंगा और उन्होंने कुछ और किया, या फिर कोई इम्प्लांट ऐसे डलवा दिया जो बाद में डिफेक्टिव, करेक्ट करेक्ट। तो उसका रेगुलेटरी बॉडी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। यस। तो क्या सज़ा मिलती है ऐसे डॉक्टर्स को? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एक पैनल बैठता है डॉक्टर्स का जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों और जिन्होंने कई हज़ारों इस टाइप के सर्जरीज की हो। सो उसमें लीगली ऐसा होता है कि जब तक आप कोई ऐसी सर्जरी नहीं कर रहे हैं जो किसी बुक में दी नहीं है या जो बुक में दी गई सर्जरी के अकॉर्डिंग नहीं है, तब तक यू आर ओके। बट अगर आप कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ करने को जा रहे हो जो डिस्क्राइब्ड ही नहीं है या जो एक नॉर्मल डॉक्टर उस सर्कमस्टांस में नहीं करेगा, दैट इज़ वेयर यू कैन गेट इन टू ट्रबल। फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक में दिया है कि आप 8 लीटर या 10 लीटर तक ही फैट निकाल सकते हो और आप 15 लीटर निकालेंगे या 20 लीटर तो वो निकालेंगे, किसी पेशेंट को थोड़ी पता हमने 15 लीटर एंड निकाला। नहीं, डॉक्टर को पता होना चाहिए। लेकिन पेशेंट के साथ जब अगर गड़बड़ हुआ तो पेशेंट को नहीं पता कि कितने लीटर, तो कैसे वो लोग उनको पनिश करेंगे या कैसे पीनलाइज करेंगे? नहीं, ऑल दैट इज मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स ना। बट जो डॉक्टर को पता है ऑपरेटिव कि भाई रिकॉर्ड होते हैं उसमें उनको तो इतना लिखा निकाला, होगा। तो वो थोड़ी मेंशन करेंगे कि मैंने 15 निकाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मीनिंग अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या पेशेंट ICU में शिफ्ट हुआ, ये तो सारी डिटेल्स तो बाहर निकलते ही हैं। ऐसे तो होता नहीं कि क्या हुआ है वो समझता नहीं है। सो बियॉन्ड साइंटिफिक एविडेंस किसी चीज़ को करना नहीं चाहिए।
अभी हम इस एरा में हैं वेयर एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड. अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो स्टेज 1 की क्या ट्रीटमेंट है, स्टेज 2, स्टेज हाँ, 3, सब सब तो डॉक्यूमेंटेड है. ब्लैक एंड वाइट है. वैसे ही कॉस्मेटिक सर्जरी में भी काफ़ी चीज़ें अभी वेल डॉक्यूमेंटेड है. तो वो लक्ष्मण रेखा तो रहती है ना, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए. नहीं तो आप जानते क्या होता है क्रॉस करेंगे तो. डॉक्टर साहब, मर्द और औरत दोनों के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है. नॉट कि हर एक मर्द को आपके साथ आपको हो जाए या हर एक औरत, बट जनरली बॉडीली अट्रैक्शन होता है. ठीक है, व्हेन यू टू पीपल गेट टुगेदर दे लाइक ईच अदर. कुछ लोगों को पहले नेचर पसंद आता है, फिर बॉडी पसंद आता है. कुछ लोगों को पहले बॉडी पसंद आता है, बाद में ठीक है नेचर के साथ भी उनका रिश्ता हो जाता है. तो ऐसे में आप हर रोज़ कम से कम 4-5 बॉडीज ऐसे देखते होंगे जिनको आप ऑगमेंट करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट. आपका पर्सनली बॉडी के साथ क्या रिश्ता बना है? बिकॉज यू सीन सो मेनी बॉडीज. करेक्ट. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. बट वो वही रिश्ता है जो एक स्कल्प्टर का होता है ना. वी आर जस्ट स्कल्प्टिंग द बॉडी, वी आर नॉट ओनिंग द बॉडी. यू गेट व्हाट आई मीन. सो आप जो पेंटिंग बनाते हैं या आप जो स्कल्पचर बनाते हैं, उसके साथ आपका क्या अट्रैक्शन होता है, उतना ही अट्रैक्शन एक कॉस्मेटिक सर्जन का उस आउटकम के साथ होता है. फॉर अस इट इज जस्ट अ रिजल्ट, इट इज जस्ट आउटकम. सो उससे ज़्यादा No, और not. कुछ I'm होता not नहीं. talking about your relationship with the patient's body. I'm saying in life, you're married. You are seeing bodies all the time. Does that affect आपकी personal life में कि भाई एक sexual interest कम हो जाए, या वो जो होता है ना between husband wife also between a couple. जी. So do you feel that a doctor, cosmetic surgeon, especially cosmetic surgeon, because वो देखते हैं यार ये सब false लगा कर रहे हैं, ये सब false है, इसको मैंने ये augment हो सकता है. I mean, do you feel that there's some kind of a disillusionment या कुछ ऐसा? नहीं, it is ultimately at the end of it, it is a job, no? So we are all doing our job, and once you are done with the job and when you go home, that is real life, no? So if you see a good body, you will say, wow, what a good body. Huh, why not? But it stops at that, no? Yeah, that's my father used to always say. He look at a beautiful flower, appreciate it, but don't pluck it. Very true. Yeah. तो एक लॉबी है जो कहती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जी. एंड एज यू सेड कि वाई इट कुड शुड बी डन, स्पेशली जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या किसी का साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा कि मेरा ये अपीयरेंस सही नहीं है, एंड रियलिस्टिकली वो चेंज करना चाहते हैं, या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं, सेक्स चेंज वो है. तो ये तो ज़रूरी, लेकिन एक लॉबी है जो बोलती है कि नहीं होना चाहिए, आप जैसे बॉर्न हुए थे, जैसे आपको भगवान ने बॉडी दी आप उसको. तो उनके लिए क्या कहना है आपको? सो मुझे ऐसा लगता है कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए. अगर किसी को इतनी भगवान ने कैपेसिटी दी है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, सो उस पर्सन को वो डिसीजन लेने दीजिए. वो करने के बाद आगे क्या है, वो प्लास्टिक सर्जन का रोल उसके आगे स्टार्ट होता है. बट वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके डिसीजन में किसी को इंटरफियर नहीं करना चाहिए. वो खुद की पर्सनल चॉइस है, खुद के पर्सनल डिसीजन है. सो उसमें हमको ऐसे साइड्स नहीं लेनी चाहिए कि ये गलत है या नहीं गलत है. बिकॉज अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक सर्जरी तो सुश्रुता के ज़माने से होती है. इंडिया की जो प्लास्टिक सर्जरी है उसका तो वेदों में भी जिक्र किया है. सो वो तो ऐसी चीज़ है जो बहुत पहले से चली आई है. एंड किसी को कोई डिफॉर्मिटी है, किसी को कोई इन्फीरियरिटी है, वो करेक्ट करने में कोई रॉन्ग तो है नहीं. As again comes to कि भी you have agency over your body and you're an adult, you can make decisions. और आपने अच्छा किया सुश्रुता के बारे में मेंशन किया. उस टाइम तो बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशंस होते थे. Yeah. ऐसा कैसे पॉसिबल था? योर माइंड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग या पेन का कैपेसिटी ज़्यादा था? नहीं, माइंड ऑफ कोर्स स्ट्रांग आई थिंक डेफिनेटली हुआ होगा. फिजिकली ऑल्सो पीपल वेर क्वाइट स्ट्रांग. उनको कोई कंकॉक्शंस देते थे, जैसे नींद आने वाली कोई मेडिसिन या ऐसे पेन कम करने वाली कोई ऐसे हर्ब्स देते थे शायद, जिससे पेन कम हो जाए. There is no documented proof. देयर इज नो डॉक्यूमेंट लाइक दैट. एंड बाकी तो हाथ पांव पकड़ के किया जाता था. बांध के. डॉक्टर साहब, लंच ब्रेक प्रोसीजर्स क्या होते हैं? मतलब क्विक फिक्सेस, और व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज? बिकॉज लोग लंच ब्रेक में आते हैं, आपको भी पता है, तो जनरली फेस के साथ होता है.
तो बोटॉक्स, थ्रेड्स, हाँ, मीनिंग फेस को यंग रखने के लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ये अंडर लंच टाइम प्रोसीजर कहलाते हैं। उसमें माथे की झुर्रियों के लिए, रिंकल्स के लिए बॉचुलिनम टॉक्सिन जिसको बोटॉक्स कहते हैं, या फिलर्स जो लिप एनहांसमेंट या बाकी एनहांसमेंट के लिए होते हैं, या इवन थ्रेड्स होते हैं जिससे फेस को हम लिफ्ट कर सकते हैं। इन सब प्रोसीजर्स को हार्डली 30-40 मिनट्स लगते हैं। उसमें कोई रिकवरी टाइम नहीं और होता किसी को है, पता भी नहीं चलेगा कि किसी आपने को किया। पता नहीं चलता है। तो आप लंच के बहाने आके करके जा सकते हैं लंच टाइम। और आपने कहा बोटोलियम टॉक्सिन, दैट्स जी बोटॉक्स। जी, टॉक्सिन है तो आप बॉडी में डाल सकते हैं उसको? डाल सकते हैं। इट इज़ अ मेडिकली रेगुलेटेड टॉक्सिन, इट्स एफडीए अप्रूव्ड टॉक्सिन। ऑफकोर्स उसका डोसेज होता है कि कौन से मसल में आप कितने यूनिट्स इंजेक्ट करें, वो आपको पता होना चाहिए। तो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ ट्रीटमेंट। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी के अलावा भी इसको किसी चीज़ में यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करते हैं माइग्रेन्स की ट्रीटमेंट में। किसी को बहुत इंटेंस अगर हेडेक होता है माइग्रेन का, तो बॉचुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस दे के वो माइग्रेन को कहाँ पे हम देते हैं इंजेक्शन? रिलीव करते हैं। ये मसल्स में दिया इन द जाता है। मसल्स, ओके। तो उससे जो थ्रॉबिंग हेडेक है वो उसमें रिलीफ होती है। किसी को स्पाज्म है नेक में, या जिसको टॉर्टिकोलिस कहते हैं कि हाँ, टेढ़ी गर्दन है, किसी का आँख तो ऐसे पड़कता है उसको भी, हाँ। उसको ब्लेफरोस्पाज्म कहते हैं कि आंखें ज़्यादा हम्म। भी ये होती है, फास्ट फड़कती है। तो वो सब में भी बोटॉक्स यूज़ होता है। सो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, नॉट ओनली नॉट अ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक। सर्जरी। सो दैट्स इट्स सेफ इन अ सर्टेन अमाउंट। एब्सोल्युटली। किसी ने आपको कहा कि वो जो मुझे ना किसी का आप उसको उस किसी के हम शक्ल बना दो, हम्म। या समझो कोई लॉ से भाग रहा हो और वो किसी की तरह बनना चाहते, या जैसे हमने डॉन में देखा था, अमिताभ बच्चन वाले डॉन जी में जी एक ही शक्ल के दो इंसान ऐसे बहुत होते थे ना फिल्म जी में जी, पहले। ऑफकोर्स। तो ऐसा अगर किसी ने आके आपको अप्रोच किया कि भाई ये फ़ोटो है, और आप देखते हैं, आप शायद पहचानते हो या नहीं जी पहचानते हो जी इस जी शक्ल को, जी लेकिन आप बोले कि मुझे ये ऐसे बनना है, ऐसे बनाओ, तो आप जी। करेंगे? सो पहले तो मैं उनको वही पूछता हूँ जो आपने कहा कि क्या आप हिंदी फिल्में ज़्यादा देखते हैं? क्योंकि आपको इतना इंडिविजुअल अगर भगवान ने बनाया है, तो आप क्यों चाह रहे हो दूसरे के जैसा बनना, वो मैं पहले तो समझ नहीं पाता हूँ। और दूसरे तो आपको रियलिस्टिकली भी देखना पड़ता है। सो ऐसे नहीं कि एक बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकेंगे, लेकिन कुछ माइनर अगर ट्वीक्स है कि नोज़ थोड़ा सा मॉडिफाई करके, या आई लिड्स, आईब्रोज, फेस को मॉडिफाई करके अगर सिमिलरिटी हम दे पाएँ तो वो कर सकते हैं। बट अगेन एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड अगर किसी चीज़ पे अनरियलिस्टिक लगा तो फुल स्टॉप। कोई इंसान अगर कानून से भाग रहा हो और वो आपके पास आया और बोले डॉक्टर साहब जितना पैसा मांगो मेरा फेस चेंज कर दो, आप मुझे एडवोकेट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोर्ट में बैठा हूँ और मेरा क्रिमिनल एडवोकेट का दिमाग चल रहा है। ऐसा करेंगे आप? नहीं, इट इज़ इलीगल टू डू सच प्रोसीजर्स ना। इज इट स्पेसिफिकली इलीगल? हाँ, मीनिंग देर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग दैट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हेल्प समवन इवेड द लॉ। आपको अगर नोइंगली पता है कि किसी ने क्राइम किया है और आप उसका क्राइम छुपाने में उसकी मदद कर रहे हो, तो आप भी तो दोषी और हो। आपको नहीं पता है तो? नहीं पता है तो आपका मतलब आपकी गलती थोड़ी कम हो जाएगी, बट ऐसी चीज़ें करनी तो नहीं चाहिए। ये जो लंच इंटरवेंशंस होते हैं, ये लंच ब्रेक जी प्रोसीजर, जी ये जी, एवरेज कॉस्ट क्या होता है? अब इज मिडिल क्लास पीपल आल्सो कम टू यू? ऑल द टाइम। And in fact, there are more of them, or there are more of the upper middle class, or the people who are socially very active. आई थिंक अभी सोशल मीडिया के ज़माने में ना सभी के पास मोबाइल्स हैं, सभी के पास स्मार्टफोन है। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं जो उसमें अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाला चक्कर ही नहीं है। कितना खर्चा सबको आता है? पता है। एंड खर्चा Let's say threads का, just give me a जी note, up जी जी, top line or bottom, that's the वो minimum. 10,000 से लेके 15-20,000 के रेंज में भी होते हैं ट्रीटमेंट्स। Threads के और botox के वो तो 6,000 7,000 8,000 से भी होते per unit. हैं। नहीं नहीं, फॉर फोरहेड और फॉर स्मॉल एरियाज। And what about lip enhancement? Restylane, na? That's a product called Restylane there are or many Perlane. companies which manufacture what are called as fillers. So lip को enhance करना मतलब उसकी साइज बढ़ाना, और आपको साइज के साथ शेप को भी थोड़ा सा ऑल्टर किया जाता है। सो कई सारी कंपनीज है, एलरगान है, रेस्टिलेन है, जो डॉक्टर साहब मैंने एक बार फिलर्स किया है, बनाते हैं।
It's too painful because I was doing a music video और मेरे भाई ने कहा मुझे I want only dark eyes and lips. So please get your lips enhanced. Oh my God. It is so painful. I just see people doing it. आजकल तो मैंने ये भी देखा है, सुना है कि लोग अपने लिप्स को पिंक करते हैं अपने. हाँ, उसको लिप They ब्लश put कहा जाता है. pigmentation in their lips. Yes. It is a type of permanent makeup. उसको लिप ब्लश कहा जाता है. So अब आप चाहते हो कि मैं सुबह सुबह उठ के मिरर में खुद का फेस देखूं तो मेरा लिप पिंक दिखना चाहिए, तो उसको क्या कर सकते हैं. बट द थिंग इज मैंने वीडियोस देखे हैं, वो डाल रहे कलर ऐसा करके खरोच के या पता नहीं क्या, और उसमें खून बह रहा है. नहीं, खून तो कुछ मिनट के लिए बहता होगा, उसके बाद तो कलर ही रहता है. बट वो करना चाहिए या नहीं, हाँ, वो इज दैट सेफ टू पुट दैट कलर? it is safe. You should of course get it done from a proper place, from a proper hospital or नहीं, आजकल cosmetic तो surgery center. ऐसे छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हुए हैं. अब हाइजीनिक है कि नहीं कोई नहीं वो देखता है. वो तो हर पर्सन को देखना चाहिए बिफोर डूइंग द ट्रीटमेंट. एंड कलर्स भी सेफ है या नहीं. काफ़ी आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं जिससे हार्मफुल रिएक्शन भी होते हैं. एंड हम देखते हैं ना, अक्सर पेशेंट्स आते हैं ये सब करके, बट उसको रोकना सो मुश्किल. इट्स लाइक अ कलर टैटू. इट इज़ अ टाइप ऑफ टैटू. ओह, टैटूज तो पता नहीं क्यों लोग करते हैं. मैं तो एक सुई से डरती हूँ. मैं सोचती हूँ इतना क्यों खुदवाते हैं लोग अपने आप को. पता नहीं. And so you're saying it's affordable for middle class and people, and they're very this thing. Tell us something about your childhood. कैसा बचपन गुजरा आपका? So both my parents are doctors and मेरा जो बचपन था वो आई एम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड फल्टन विच इज़ नियर पुणे. इट इज़ 100 kilometers फ्रॉम पुणे. सो इट इज़ अ स्मॉल टाउन. वी हैड अ वेरी गुड लाइफ देयर एंड काफ़ी सारे फ्रेंड्स Your थे parents बचपन used में. to practice there. या माई पेरेंट्स हैड अ नर्सिंग होम देयर. What was अब तो their? नाउ दे रिटायर्ड. I met them, I think. गणपति के लिए आई थी आपके आप घर मिले. पे. हाँ, करेक्ट. नहीं तो क्या करते थे? What was their? My father is a gynecologist and mother is an anesthetist. So they used to run a nursing home in Fulton, and till 12th I have studied there only. After 12th, then I got admission in Grant Medical College for MBBS. That's in And then- Kolkata, no? No, Grant Medical is here, in Mumbai. And then उसके बाद MS और MCH जो प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेनिंग था वो मैंने लोकमान्य तिलक म्यूनसिपल हॉस्पिटल से किया. एंड तो उसके वहाँ बाद तो आप एक्सीडेंट पेशेंट्स के ऊपर काम करते हो. हाँ, ज़्यादा करके ट्रॉमा एक्सीडेंट, बिकॉज उसमें वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, तो कई सारे एक्सीडेंट उससे विक्टिम्स बहुत सीखने को मिला होगा आपको. बहुत ज़्यादा. जनरली मैंने देखा है जो डॉक्टर्स पास आउट करते हैं या दे वांट टू वर्क फॉर 2-3 years इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिकॉज द एक्सपीरियंस इज वेरी गुड दैट यू गेट देयर. इसीलिए मैं मानता हूँ कि इंडियन डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है वो इट इज़ एट पार और इवन बेटर देन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. उसमें कोई डिस्कशन नहीं है. और मेडिकल स्टडीज आल्सो वेरी गुड इन इंडिया. दे आर वेरी गुड. यस, ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है या कितना अच्छा टीचिंग स्टाफ है वहाँ का. बट मोर और लेस ऑल कॉलेजेस इन इंडिया आर क्वाइट गुड एक्चुअली. डॉक्टर साहब, एक साधारण परिवार को एक डॉक्टर बनाने के लिए बहुत डोनेशन देना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ में आजकल. नहीं, अगर आप सीट ही नहीं मिलती है. अगर आप मेरिटोरियस हो और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो सो उसमें तो उतनी फ़ी नहीं है. मेरी MBBS में 6 month की फ़ी 3,000 रुपये थी. बट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तभी मिलता है जब आप बहुत ही ज़्यादा आपने, तो मतलब यू मस्ट हैव बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. हाँ, बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, उसके अलावा कैसे होगा. व्हाई डिड यू चूज टू डू प्लास्टिक सर्जरी? आपने इतने जगह से सर्जन का मैंने देखा आपके डिग्रीज में, प्लास्टिक सर्जरी क्यों चुना आपने? और जब आप कह रहे हैं कि आपने इधर हॉस्पिटल में भी काम किया, तो यू मस्ट हैव सीन पीपल, ऑपरेटर एंड पीपल. करेक्ट. व्हाई डिड यू चूज प्लास्टिक सर्जरी? सो जब इज मनी मेकिंग, दैट्स व्हाई? नहीं, नॉट रियली. मतलब प्लास्टिक सर्जन बनना ये तो लाइफ में बहुत बाद में तय हुआ. इनिशियली तो ऑफकोर्स मुझे अट्रैक्शन था जनरल सर्जरी के लिए. फिर सर्जरी में मुझे लगा कार्डियक सर्जरी जो हार्ट की सर्जरी होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट जैसे जैसे हम उस स्पेशलिटीज़ में सर्जरीज देखने शुरू करते हैं या समझना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ी सी लाइकिंग चेंज हो जाती है. एंड जब मैंने कुछ प्लास्टिक सर्जन्स के साथ काम किया तो मुझे उनकी क्रिएटिविटी, उनका मेटिकुलसनेस वो बहुत पसंद आया. एंड मुझे ऐसे भी पहले से स्केचिंग करना, पेंटिंग करना मुझे लगता है मुझे तभी अच्छा आपने, लगता है. हाँ, तो आई थिंक उस वजह से मैं
यहाँ पहुँच गया। सो आपकी फैमिली ने आपको फोर्स किया या आपने खुशी खुशी आप डॉक्टर बने या माहौल ऐसा था कि आपको डॉक्टर बनना था, कैसे हुआ? फोर्स तो किसी ने नहीं किया, मुझे जहाँ तक याद है बचपन से डॉक्टर होना ही एक मेन एम बिकॉज था। इट वाज द थिंग टू डू कि सब लोग अरे डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर बनेगा, ऐसा था? नहीं ऐसा नहीं, बट घर में ऑफ कोर्स माहौल तो था ही, मेडिकल से रिलेटेड था, फैमिली में भी बाकी भी कई सारे डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर होने के लिए यहाँ माहौल तो था। बट इट्स नॉट प्रेशराइजिंग यू? जी नो नो, प्रेशर तो जीरो अगर था, डॉक्टर प्रेशर नहीं कुछ होते नहीं। तो और क्या होते? पता नहीं, शायद पॉडकास्ट कर रहा होता। नहीं, मेरे पॉडकास्ट में तो वैसे भी आए हैं अच्छा खुद का पॉडकास्ट कर रहे होते। व्हाट इज योर वाइफ्स कंट्रीब्यूशन इन योर? शी हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। माय वाइफ इज़ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड हम दोनों साथ में काम नेम इज करते हैं। मिनोती, नो? मिनल मिनल मिनल, मिनल, या हाँ। सो हम लोग तो साथ में काम करते हैं। सो आई ऑलवेज फील कि शी इज़ द सारथी ऑफ माय लाइफ, यू नो, शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शी इज द पार्ट ऑफ। कृष्णा ऑफ योर हाँ, लाइफ। शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल डिसीजंस दैट आई टेक। सो ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता है जो मैं उनको बिना पूछे लेता हूँ या उनको या आप बिना इसलिए बोले कि आपको समझे। घर जाना है, शांति से जीना है, इसलिए बोल रहे हैं? But yes, and it is good to have someone from the same field, so थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में इजी हो जाता है, बिकॉज डॉक्टर्स का तो टाइमिंग का ठिकाना नहीं, खाने तो पीने फिर का दोनों अगर ठिकाना नहीं, डॉक्टर तो तो फिर कैसे दोनों घर लेट जाएंगे, बच्चे दोनों, मतलब दोनों नहीं माँ बाप? उनका तो हो जाता है, शी फिनिशेस बाय 3-4 देन शी अच्छा, गोज होम। आप ओपीडी मुझे कंसल्टेशन लेट हो आपका जाता होता है। है? AI will work in cosmetic surgery, you think? सो AI विल डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल इन कॉस्मेटिक सर्जरी। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई फेज आएगा कि रोबोट सारी सर्जरी कर रहे हैं और डॉक्टर्स खाली बैठे, ऐसा तो नहीं होगा। बट आई लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे कि AI हमको हेल्प करेगा कि किसी की नोज़ की शेप कैसे बनने वाली है, और फिर वो उसका कैसे फेस दिखेगा? कैसे वो तो दिखेगा। आप अभी भी करते हैं ना, वो अभी भी करते हैं, बट कंप्यूटर पे वो दिखा? टेक्नोलॉजी काफ़ी शायद कुछ सालों में और फाइनेज उसमें आ जाएगा एंड विल बी एबल टू सी इट और आप इन अ उनको बेटर वे। बता पाएंगे कि 15 साल या 50 साल बाद आप ऐसे दिखेंगी अगर मैं आपका नाक ऐसे बना दूं, वो भी पेशेंट्स के लिए इजी हो जाएगा समझना कि उनको क्या डिसाइड सर्जरी करना? करनी है, बिकॉज कॉस्मेटिक सर्जरी और बाकी सर्जरीज में सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि बाकी स्पेशलिटीज़ के जो पेशेंट है वो पेशेंट्स हैं, And it's a उनको select, कोई तो सफरिंग है। it's not a selected surgery. It's करेक्ट, you करेक्ट, have to do it if you're in करेक्ट। trouble, हाँ। और कॉस्मेटिक सर्जरी के जो पेशेंट है वो पेशेंट नहीं, दे आर नॉर्मल पीपल। वो जस्ट कुछ एनहांसमेंट चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उनको समझने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। AI जब थोड़ा और एडवांस हो जाएगा ना, आई थिंक इट विल हेल्प। तो और आगे आप बोल रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या फ्यूचर है AI के अलावा? AI के अलावा नाउ एज यू सेड लंच टाइम प्रोसीजर्स, ऐसे काफ़ी सारे मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स का ट्रेंड बढ़ते जाएगा, बिकॉज लोग ऐसे चाहते नहीं कि कोई सर्जरी करके 10 दिन घर बैठना पड़े, लोगों के सामने नहीं जा पाए, ऐसी सर्जरीज लोग कम प्रेफर करेंगे। जैसे जैसे यू नो साइंस एडवांस करते जाएगा, तो छोटी छोटी प्रोसीजर्स जो करके आप इमीडिएटली यू आर बैक टू वर्क, कि किसी को पता नहीं चले, वो प्रोसीजर शायद थोड़े बढ़ते जाएंगे। एंड इन लेबोरेटरीज नाउ वी आर ग्रोइंग DNAs एंड RNAs, उनको एक्सोसोम्स कहा जाता है। तो ये जो लैब कल्चर्ड DNA RNA या रीजनरेटिव सेल्स हैं, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसमें अलग एक स्ट्रीम है जिसको रीजनरेटिव मेडिसिन कहा जाता है। तो कहाँ यूज़ तो करते हैं ये DNA? ये स्किन रिजुविनेशन के लिए, रिंकल्स कम करने के लिए, स्किन को यंग करने के लिए, उसके बहुत सारे इंडिकेशंस है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में उतने रिंकल्स और बोटॉक्स फिलर की रिक्वायरमेंट तक लोग रुके ही नहीं, मैंने प्रिवेंटिव सुना है जापान में स्ट्रेटेजीज हो। कहीं पे ऐसी कोई जगह है कि जहाँ यस, लोगों को, मतलब बूढ़े, दे लिव टिल 102। तो ऐसा क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब कि यू कैन डिले योर एजिंग? गिव अस सम टिप्स। ये बोलना मुश्किल है। यू शुड ईट हेल्दी, स्लीप, हैव एडिक्वेट स्लीप, लीड अ पीसफुल लाइफ। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। आजकल स्ट्रेस इतना है, लोग टाइम पे सोते नहीं है, टाइम पे खाते नहीं है। स्क्रोलिंग करते हैं, हाँ, मैं सो भी करती हूँ। दिमाग अगर मेरा चल रहा होता है ना तो मैं स्क्रोलिंग करके उसका डाइवर्ट करती हूँ। करेक्ट। सो सिंपल लिविंग इज द ट्रिक, नेचुरल होल नेचुरल वे ग्रेन्स। ऑफ लिविंग। या थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट्स थैंक अ यू। प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू। सो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप गुफ्तगू विद के इस चैनल को लाइक ज़रूर करें,
इसको सब्सक्राइब करें तो कुनिका जी जो जो नया नया पॉडकास्ट बनाएंगे वो आप सुन सकेंगे. Thank you so much. प्लेजर. You are a pro now at this. Thank you. Thank you. प्लेजर. थैंक यू फॉर द इनवाइट. Can we get that? अच्छा था. Very, very nice. थैंक यू. Just give us 1 minute. We're just getting something for you. अरे क्या बात.